नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी में हमें देखने वालों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इस बरेली के प्रमुख नेत्र सर्जन डॉक्टर आफताब आलम साहब। हम उनसे आँखों को लेकर बात करेंगे, रोशनी को लेकर बात करेंगे कि किस तरह लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं और ये नुकसान का सबब हो सकता है उनके लिए, और होता भी है। जिस तरह से हमने देखा है कि लोग अपनी सेहत को लेकर काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं, उतना आँखों को लेकर नहीं होते। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि समस्या किस तरह से पैदा होती है और किस तरह उसका शुरू में ही समाधान किया जा सकता है। अगर समस्या बढ़ जाए तो उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। अक्सर देखा है डॉक्टर साहब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद लोग उसकी सेहत का तो ख्याल रखते हैं, उसके हाथों को देखते हैं, पैरों को देखते हैं, और यहाँ तक कि बालों तक की बात होती है। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है कि आँखों को लेकर उतनी सावधानी नहीं बरती जाती, और कुछ बच्चों में अगर रोग होता है या कोई थोड़ी बहुत कमी होती है तो बढ़ते बढ़ते नौबत ये आ जाती है कि बचपन में ही बच्चों के चश्मा लग जाता है। तो हमारे लिए जो, अगर हम अभिभावकों की बात करें, माँ बाप की बात करें, तो बच्चा पैदा होने के बाद आँखों को लेकर उनकी किस तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, आजकल तो हम प्रमोट भी करते हैं कि हॉस्पिटल ही सेटिंग में हो, और पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो 1 या 2 दिन में ही, स्टार्टिंग में ही बच्चे को देखें, ताकि वो ज़रूरी चीज़ें, चाहे वो आँख से जुड़ी हो या और शरीर से कोई जुड़ी हो, तो वो माँ बाप को उस बारे में बता दें। और वक्त के साथ में जो चीज़ें माँ बाप को ध्यान देनी है वो ये देखना है कि बच्चे की आँख में कोई कीचड़ वगैरह तो बहुत नहीं आ रहा है, बच्चा आँख पूरी खोल पा रहा है या नहीं खोल पा रहा है, और जैसे ही वो 4-5 महीने का हुआ तो वो माँ को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, और जो और थोड़ा 1 साल का या इससे बड़ा होता है वो चीज़ें अपने आप उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, गौर करना चाहिए, और कोई भी कमी लगे तो या तो आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट या बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा स्कूल की एज में आ जाता है तो ये दायित्व अब टीचर पे आता है कि वो इस चीज़ को ध्यान दे कि बच्चा ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, और बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट, जो आगे बैठे हैं उनको कभी कभी पीछे भी भेजना चाहिए, ताकि ये भी पता चल सके कि जो आगे बैठ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर उन्हें पीछे बैठने में दिक्कत है। और कुछ भी ऐसा कभी भी लगे तो टीचर को या माँ बाप को चाहिए कि वो आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अगर जैसे शुरुआत में हम बात करें कि इसको पकड़ लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम बच्चों को जो नज़र उनकी कमज़ोर होने की नौबत आ जाती है उसको रोका जा सकता है। जी हाँ, मैं इस बारे में बताऊं कि पहले तो यही माना जाता था कि जब भी बच्चे को चश्मे का नंबर आ रहा है वो प्रॉपर लगाए और हर वक्त लगाए, और नंबर पे हमारा पहले कंट्रोल नहीं था। अभी लेटेस्ट कुछ रिसर्च में ऐसी मेडिसिन आई हैं जिससे बच्चों का जो नंबर बढ़ रहा होता है उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसको काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिला जाए और वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि बच्चे की नज़र में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये नहीं मान लिया जाए कि अगर आँख कमज़ोर हो गई और चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ता जाएगा, उसको जहाँ है वहीं रोका जा सकता है। कोशिश यही है, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो नई दवाएं हैं काफ़ी हद तक इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेती हैं। जैसे हम अगर बच्चों से फिर बड़ों की तरफ आएँ, थोड़ा उनकी एज ज़्यादा हो गई है, या हम युवकों की बात करें, तो उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए आँखों के लिए? युवकों में मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं, ख़ासकर वो लोग हैं जो ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, कंप्यूटर पे जिनका ज़्यादा काम है जी। उनमें ये पाया जाता है कि आँख में भारीपन का या आंसू की शिकायत अक्सर बताते हैं, और इसकी मेन वजह जो आजकल है वो कंप्यूटर ही है। इसलिए एक बीमारी का नाम ही दिया गया है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करने की वजह से जो आँख में दिक्कतें आती हैं उसको एक नाम कर दिया गया है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें असली वजह ये होती है कि लोग जब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हैं तो वो पलक कम झपकाते हैं, कुछ ऐसा रिफ्लेक्स हमारा कमज़ोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आँख हमेशा नम रहती है उसमें बाहर की हवा की वजह से जल्दी सूखने लगती है। सूखने की वजह से आँख में भारीपन भी होता है, आंसू भी ज़्यादा बनते हैं, और आँख में यही दिक्कतें जैसे जैसे हम ना ध्यान दें तो यही बढ़ती जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा
कि कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जब भी काम करें, एक फार्मूला है 20-20-20, इसको याद रखें। हर 20 मिनट पे सिस्टम पे जब काम करते हैं तो आप ब्रेक लें 20 सेकंड के लिए, वो 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक होगा जिसमें आप 20 फीट यानी दूर की तरफ आप देखेंगे ताकि आपकी आंख रिलैक्स भी हो जाए। दूसरा, उस टाइम पे आप पलक जैसे झपका भी लेते हैं, जो सूखापन होता है कुछ हद तक कमज़ोर मतलब काबू में आ जाता है। और इसके बावजूद भी अगर आंख में स्ट्रेन रहता है तो अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें ताकि वो ऐसी कुछ दवाएं दें जिससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या आंख में जो ड्राइनेस की सिंड्रोम आ रहा है उस पर हम कंट्रोल कर सकें। कंप्यूटर पर काम करने वालों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों की सोच ये है कि वो एक चश्मे का भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। जी, कंप्यूटर पे चश्मे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। कि कितना नंबर आ रहा है या फिर जो ब्लू कट वगैरह जो चल रहे हैं वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। डॉक्टर साहब, जैसे ये मोतियाबिंद या और इस तरह की दूसरी बीमारियों की शिकायत होती है तो ये एक टाइम के बाद हो जाता है या इसको रोका भी जा सकता है किसी तरह से? जी, हमारे इसमें एक नया सिस्टम चलता है कि हम ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद में आई का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। उसमें डॉक्टर हर चीज़ जो आँख की ज़रूरी है उस एज में जो बीमारियां होने के चांसेस होते हैं उनको पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें एक चीज़ तो जो आती है 40 पे, प्रेस बायोपिया कहते हैं, जिसमें हर किसी को लगभग पास का देखने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम चश्मा दे सकते हैं। एक बीमारी ग्लोकोमा या काला पानी होती है, 40 के बाद में हम उसकी भी जांच कर लेते हैं कि कहीं वो डेवलप तो नहीं हो रही, क्योंकि काला पानी तो ऐसी बीमारी है जो पता चलती है बहुत ज़्यादा लेट, मतलब मरीज़ को उसका पता इतना लेट पता चलता है कई बार कि हम उसमें कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा डायबिटीज़ है तो हम पर्दे की जांच करते हैं, क्योंकि पर्दे पे सबसे बुरा असर होता है डायबिटीज़ का। और इसके अलावा और भी कई बीमारी जैसे AMD कहलाती है, यानी उम्र के साथ में पर्दे का कमज़ोर होना, ये सब दिक्कतें हैं। तो 40 के बाद अगर आप रेगुलर डॉक्टर्स को दिखाएं तो इन चीज़ों को हम वक्त रहते पहले पकड़ सकते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनको 40 के बाद जांच करा लेनी चाहिए, जी। तो सरकारी तौर पर या हम NGO की बात करें तो बहुत से संस्थाएं और बहुत से अस्पताल भी इस तरह के कैंप तो लगाते हैं कि वो जब मोतियाबिंद हो जाए तो उसके ऑपरेशन कर दें या इस तरह की और बीमारियों का इलाज करा लें। लेकिन ये चलन मैंने नहीं देखा जिस तरह से आप प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं कि एक टेस्ट के लिए भी कोई इस तरह के कैंप होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग देखिए इसमें समाज में मैंने देखा कि ज़्यादातर बीमारियां उन्हीं लोगों को होती है कि जो कम पैसे है जिनके पास या जो एफर्ड नहीं कर सकते इलाज को। मैं ये भी बताऊं कि कुछ मशीनें जो हैं कैंप में ले जाना या वो टाइम जो एक मरीज़ को चाहिए होता है इन सब बीमारियों को स्क्रीनिंग करने के लिए, पता लगाने के लिए, वो कैंप में पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब वो उतना वक्त एक मरीज़ को नहीं मिल पाता है जितना इन बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो बेहतर यही होता है कि इसका दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको आँख में कोई भी दिक्कत लगे तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। वो एक बार की जो मीटिंग होती है वो डॉक्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका देती है मरीज़ की दूसरी पहलू पे भी देखने का। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है आँख में जो हो रही हो और हम उसे नज़रअंदाज करें। जैसे बाइक पर अगर चला जाए और बहुत से लोगों को उसमें समस्या भी आती है, तो कुछ लोग तो देखा मैंने कि वो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं बाइक पर, लेकिन जैसे एक डॉक्टर के बतौर आपकी ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी कि जो ज़्यादा बाइक चलाते हों या कम चलाते हों? मैं तो ये चाहूँगा कि पहले आप हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और अगर हेलमेट के साथ अगर आप गॉगल यूज़ करते हैं तो वो आँख को बचा लेता है। गॉगल कई तरीके के आते हैं, कोशिश ये की जाए कि अच्छी क्वालिटी के ही गॉगल यूज़ किए जाएँ, क्योंकि लो क्वालिटी के गॉगल्स में बहुत साफ स्क्रीन नहीं होता है जिसको कहते हैं, उससे दर्द की समस्याएं आ जाती हैं अगर उसमें नंबर होता है तो। दूसरा, वो आँख को पूरी तरह कवर करे ताकि आँख की नमी जो है वो बचाई जा सके। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है जो धूल मिट्टी पड़ने से आँख में इन्फेक्शन का या कीड़े की वजह से कुछ रिएक्शन का आँख में डर होता है वो भी कम से कम हो जाए। डॉक्टर साहब, देखा यह है कि जैसे बहुत से लोग बुढ़ापे तक भी वो बिना चश्मे के देख लेते हैं, और बहुत से लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो कम एज में ही चश्मे पर आ जाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये मैं मानता हूँ कि जेनेटिक ज़्यादा है। जेनेटिक यानी अनुवांशिक। कुछ लोगों की कैपेबिलिटी या स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है दूसरों के मुकाबले, उनकी जीन इस तरह से होती हैं कि जो उम्र के बदलाव होते हैं बहुत धीरे होते हैं। तो इन चीज़ों का कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, कुछ को
कम मिलता है। इसके अलावा एक और बात भी है कि अब हम एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हैं। पहले ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई का नहीं था तो बहुत बारीक कामों पे ध्यान भी नहीं देते थे। अब हर किसी को जो क्योंकि पढ़ने की आदत है और जैसे ही उसे लगता है कि उसे साफ नहीं दिख रहा है वो तुरंत इस चीज़ की शिकायत करता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है जिसकी वजह से हमें कि बीमारी बढ़ रही है, लेकिन वजह थोड़ी सी दूसरी है। स्वस्थ आँखों की बात करें तो उसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे ये हम कुदरत पे नहीं छोड़ सकते, एक ये इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि हमारी आंखें जो हैं वो हमेशा ही ठीक रहेंगी। उसके लिए समय समय पर जैसे आपने बताया उस तरह से अगर करते रहेंगे तो ठीक है। और कोई भी समस्या लगे तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो दोनों तरीके से फ़ायदेमंद होता है। किसी चीज़ को कई बार नज़रअंदाज करते हैं, वो आगे चल के दिक्कत बड़ी हो सकती है, तो ये चीज़ डॉक्टर पकड़ सकता है। दूसरा, कोई और बीमारी होती है तो डॉक्टर उन पर भी ध्यान दे देता है कि कोई और दिक्कत तो नहीं है साथ में। डॉक्टर साहब, सुरमे और काजल को लेकर एक आम धारणा ये है अभी भी, हालांकि वैज्ञानिक युग है, उसमें बहुत से लोग उस तरह से बात करते हैं। और सुरमे की हम बात करें तो बॉलीवुड से लेकर सब जगह उसमें गाने भी बने, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो ये लगता है कि जैसे वो जो सुरमे या काजल वाले जो दावा करते हैं या जो बताते हैं वो उतना ठीक नहीं है जितना वो कह रहे हैं। सुरमा या काजल कॉस्मेटिक है, यानी खूबसूरती के लिए तो बेहतर है, लेकिन इससे कोई मेडिकल तौर पे कोई फ़ायदा होता है ये अभी तक मतलब साबित नहीं हुआ है किसी स्टडी से कि इन्हें लगाने से कुछ मतलब फ़ायदे भी, दूसरी मेडिकल तरीके के कोई फ़ायदे भी। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सुरमा या काजल लगाया जा रहा है तो उससे उसे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अक्सर ये पाया गया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम उनको मना करते हैं काजल लगाने को, क्योंकि काजल कई बार थोड़ा सा मोटा होता है और बच्चों की जो आंसू की नली होती है उसमें अगर ये फंस जाता है तो उनको लगातार आंसू आने की दिक्कत रह सकती है। और बड़े पर भी ये पाया गया है कि सुरमा अगर बहुत बारीक नहीं होता है और वो आँख में चला जाता है तो वो खटक की समस्या भी पैदा करता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए मुझे लगता है कि मतलब या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो ताकि वो आँख में रिएक्शन ना करें, या बेहतर तो है परहेज ही किया जाए इन चीज़ों से। जैसे आंसू वाली अगर नली बंद हो जाती है किसी की तो फिर वो ऑपरेशन करना पड़ता है उसका, या दवा से ठीक हो सकता है? हाँ, ये कंडीशन पे है। कई बार तो हम प्रेस कर देते हैं, अगर बहुत ऊपर की तरफ ही है तो वो ऐसे भी निकल जाता है, लेकिन अगर वो अंदर ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो हमें कुछ और तरीके भी अपनाने पड़ सकते हैं। लेकिन ये मतलब इस तरह से कहें कि बहुत सीरियस चीज़ नहीं है। हम कहते हैं बेहतर है कि परहेज़ किया जाए ऐसी चीज़ से जिससे दिक्कत हो सकती है। माँ ज़्यादा सुरमे की तरफ या काजल की तरफ जाती हैं बच्चे की, तो उनके पीछे मैंने देखा सोच ये रहती है कि बच्चे की इससे आंखें बड़ी हो जाएंगी, तो ये तर्क ठीक है या ये ऐसे ही? नहीं, ये तर्क बिल्कुल गलत है कि काजल या सुरमा लगाने से किसी भी तरीके की आंख में बढ़वार या किसी और तरीके का बदलाव नहीं होता है। वैसा अगर हम साइंटिफिक बात करें तो ऐसा नहीं। हाँ, कोई ऐसी स्टैब्लिश एविडेंस एक है, किसी उससे स्टडी से साबित नहीं है इस तरह के फ़ायदे होते हैं कि आँख बड़ी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे देख रहे हैं हम कि ज़्यादातर जितने भी डॉक्टर हैं ज़िला अस्पताल से लेके और प्राइवेट तक बहुत भीड़ बढ़ गई है, उसमें आप भी चैरिटी करते हैं, तो जिससे क्या लगा आपको कि आप इतने व्यस्त हैं, अपना भी हॉस्पिटल है आपका और दूसरी जगहों पर भी आपको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे आपने चैरिटी को क्यों चुना? जैसे कैसे वक्त निकाल पाते हैं उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष जिस तरह का देश है जिसमें एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो कि मेडिकल की सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ऐसे में एक डॉक्टर जो इसी माहौल में बड़ा हुआ हो और ऐसे ही माहौल, ऐसे ही हॉस्पिटल में काम किया हो, तो उसका ये दायित्व बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस ऐसे लोगों के लिए, यानी लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करें। ठीक है, चाहे वक्त थोड़ा या बहुत, वो कोशिश करें कि इन लोगों से जुड़ा रहे, क्योंकि अगर हम इनको नज़रअंदाज करते जाएंगे तो हमें लगता है हम थोड़ा उस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर संवेदनाओं की कोई वैल्यू नहीं है। तो और ये पॉसिबल है, जैसे कई डॉक्टर हमारे साथ के भी हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन इस तरह निकालते हैं ताकि वो इन लोगों के लिए वक्त दे सकें। और हमारी कोशिश भी होती है, मैं अपने क्लिनिक पे भी ये कोशिश करता हूँ कि अगर महसूस होता है ये मरीज़ की ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा
और इसको बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन की सुविधा दी जाए, तो हम दूसरी एनजीओज़ की मदद से और ख़ुद से मिलके उसका जितने कम में हो सकता हो इलाज करने की कोशिश करें। जी, एक आम धारणा ये बनती जा रही है, जैसे बरेली में ही देखते हैं, देश भर से इस तरह की खबरें आती हैं कि विवाद हुआ, पैसों को लेकर अस्पताल में विवाद हुआ और मारपीट तोड़फोड़ की नौबत आ जाती है। तो उसके पीछे अक्सर लोग तर्क ये देते हैं कि चूंकि डॉक्टर बनने में इतना पैसा खर्च कर चुका होता है कोई भी व्यक्ति, कि फिर अगर उस पर यह इल्ज़ाम लगाएं आप कि वो पैसे नहीं कमाएगा, तो वो शायद ठीक नहीं होता। ये तर्क डॉक्टरों की तरफ से आता है। तो क्या ये है कि पैसा कमाना ही एक डॉक्टर का वो उद्देश्य है, या उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादातर लोगों तक राहत बनकर पहुँचे? जी, मुझे लगता है इस चीज़ में कम्युनिकेशन गैप, यानी आपस में जो संवाद है, इस चीज़ की कमी आ जाने की वजह से है। ये बात ठीक है और मैं ये मानता भी हूँ कि हमने हमेशा ये महसूस किया कि एक तबका है जिसको ज़रूरत है, इलाज जिसको नहीं मुहैया हो सकता है, उसको भी डॉक्टर अपनी ज़िम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन बिल को लेके जिस तरह की बात है, उसमें ज़रूरी ये है कि आप कई हॉस्पिटल जैसे चैरिटी लेवल पे काम कर रहे हैं जी। मैं उनको तो मानता हूँ, वो लोग अपने हिसाब बिल्कुल इस तरह से रखते हैं कि अफोर्डिंग लेवल तक जाए। लेकिन कुछ अस्पताल क्योंकि बिजनेस क्लास, यानी वो लोग जो मतलब पेशेवर होते हैं, वो इस फील्ड में आना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और वो लोग ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मुनाफा मिले, और ऐसे हॉस्पिटल में ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो साइडलाइन हो जाते हैं जी। तो ऐसे में क्या है, डॉक्टर का भी इस्तेमाल होता है और दूसरे स्टाफ का भी, कि वो मरीज से जितने ज़्यादा हो सके वो कमाई कर सके। तो ये चीज़ को हमें कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर्स के लिए भी है कि हम कोशिश ये करें कि जितना हद तक चार्जेस जो हैं अपना कम कर सकें, और मरीज़ से कम्युनिकेशन लगातार बनाए रखें कि ऐसा ना हो कोई चीज़ हम, कई बार ये होता है कि कोई बीमारी का हमने इलाज शुरू किया, पता चला एक दूसरी बीमारी भी उसको साथ में है, तो उसमें मरीज़ को लगता है कि इन्होंने हमसे ज़्यादा चार्ज ले लिया। और ये चीज़ अगर मरीज़ को पहले से ही पता हो कि भाई अगर दिक्कत आए तो कुछ खर्चे या ये चीज़ों के लिए हमें किसी और स्पेशलिस्ट के लिए और चीज़ की ज़रूरत है, तो मरीज़ को ये पहले से बता के रखें ताकि वो माइंड मेकअप रखे कि भाई हाँ ये दिक्कत आएगी तो हमारा ये चीज़ पारदर्शिता रहनी चाहिए। हाँ, पारदर्शिता ना होने से कई बार हमने खुद देखा है अपने कई मरीजों का बिल अचानक से इतना आ जाता है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, उसके कई चीज़ों के जो चार्जेस होते हैं उनके बारे में पहले से पता नहीं होता। ये बेहतर है कि वो पहले से ही बताया जा सके ताकि वो आपस में जो खटास होती है वो कम से कम हो सके। डॉक्टर आफ्ताब आलम ने जो हमारे इस कार्यक्रम में लोगों को सलाह दी है, मुझे लगता है उससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा, हमारे सुनने वालों का ख़ास तौर से, क्योंकि आँखों को लेकर जो चीज़ स्पष्ट हुई इस बातचीत में वो ये है कि आँखों को समय के बल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बीच बीच में इसकी केयर की जानी चाहिए। जैसे हम मेंटेनेंस मशीनों का करते हैं या अगर अपनी गाड़ी है तो उसका करते हैं, उसी तरह से आँखों का भी टेस्ट करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक और बुज़ुर्गों तक ये बात लागू होती है। उम्मीद है कि लोगों की सोच हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद बदलेगी।